स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साजिद मजीद, वसी भाई, इब्राहिम शाह, मूसा भाई और अंकल बिल, ये सब आतंकवादियों के उस एक आका के नाम हैं जिसे एजेंसीज भी कहती हैं कि पाकिस्तान में सारे जितने आतंकवादी हैं उनमें सबसे ख़तरनाक है वो। हम बात कर रहे हैं साजिद मीर की। वो साजिद मीर जो 26/11 के हमले पर, जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, उस हमले के दौरान आतंकवादियों को लगातार फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उसे दरवाजे के पास खड़ा करो, इस तरह से खड़ा करो कि उसके सिर में गोली लगे और गोली इस तरह से जाए कि दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े हुए शख्स को लगे। ऐसे ख़तरनाक इंस्ट्रक्शन देने वाला साजिद मीर, आज इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। आखिर कहाँ है, कौन है, क्या इसका पूरा ये आतंकवादी इतिहास रहा है, क्या क्या इसने किया है, और आखिर क्या ऐसा है कि पाकिस्तान ने अचानक से ये कह दिया था कि ही इज़ अ घोस्ट, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सडनली इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने उसे डेड डिक्लेयर किया और उसके कुछ ही सालों के बाद में अचानक से गुजरावाला से पाकिस्तान के अंदर उसे अरेस्ट कर लेती है ISI। तो ये सारी चीज़ें साजिद मीर के साथ जुड़ी हुई हैं। लश्कर तैयबा का इंटरनेशनल ऑपरेशंस का हेड कैसे बना और क्या इसका पूरा इतिहास रहा है, सारी चीज़ें आज चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड साजिद मीर की हकीकत, उसकी असली कहानी। अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1976 के आसपास। बताया जाता है कि पाकिस्तान के लाहौर में एक पंजाबी फैमिली के अंदर साजिद मीर का जन्म हुआ। माता पिता दोनों पार्टीशन रेफ्यूजीज़ थे। इसके बारे में ये भी रिपोर्ट सामने आती है। पिता जो थे अब्दुल मजीद, वो एक टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर थे। पहले सऊदी अरेबिया में काम करते थे, वहाँ पे उन्होंने कई समय काम किया, पैसा कमाया और उसके बाद वो पैसा कमा कर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान में आके अपना घर बार सेटअप करते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और लाहौर एयरपोर्ट के पास उन्होंने अपना यहाँ पे घर बनवाया। यहाँ पे रहना शुरू करते हैं अपने परिवार के साथ। अब ये वो समय था जब पाकिस्तान में ज़िया उल हक की रजीम थी और जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म था वो अपने पीक पर पहुँच रहा था। इसी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के बीच में साजिद मीर का बचपन भी था, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें, इनका असर हुआ, ये सब आई। साजिद ने अपना जो कॉलेज था लाहौर से ही कंप्लीट किया और उसके बाद में एक आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे जो बाद में रिटायर हुए तो फिर बाद में मौलवी बन जाते हैं। तो उन आर्मी ऑफिसर टर्न मौलवी की बेटी जो थी उसके साथ में शादी कर लेता है, सेटल हो गया, 2 बच्चे भी हुए। लेकिन ये सब आप अगर देखें इस कहानी को अब तक तो सरफेस पर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखती है। इस तरह से दिखता है कि एक शादी हुई, फैमिली है, सेटल लाइफ है, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन असल में ये एक कवर था, जो हकीकत थी वो कुछ और थी। अंदर की सच्चाई बहुत ज़्यादा भयानक थी। दरअसल साजिद मीर 1994 में ही 18 साल की उम्र जब उसकी थी, उस समय ही लश्कर तैयबा को ज्वाइन कर चुका था। लश्कर तैयबा को ISI का फुल सपोर्ट पाकिस्तान में लगातार मिल रहा था। एक बहुत ही बड़ा खतरनाक आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर जो लगातार पनपता है। कश्मीर में भारत के खिलाफ अटैक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए ISI, पाकिस्तान आर्मी, लश्कर तैयबा को फुल सपोर्ट करती थी। साजिद मीर जब लश्कर तैयबा में गया तो हाफिज़ सईद के करीब होने लगा। उसके बाद में हाफिज़ सईद के साथ काम करने के बाद बताया जाता है कि बहुत ही जल्दी इसका राइज़ हुआ है उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जल्दी से जल्दी ज़की उर रहमान लकवी का खास बन गया। और इसके बाद में कई सोर्सेज ऐसे हैं जो कहते हैं कि साजिद मीर पाकिस्तान आर्मी और ISI के अंदर एक ऑफिसर रहा है। ये सोर्सेज इस तरह से सामने आते हैं। स्पेशली बताया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में उसका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता था। 2009 में एक फ्रेंच मजिस्ट्रेट जो पूरी सुनवाई कर रहे थे एक दूसरे केस की, तो उसमें साजिद मीर का जिक्र हुआ था, इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। तो उन्होंने भी ये कहा था, जिनका नाम था जीन लुइस ब्रुगेरी ने ये कहा कि कंफर्म किया कि साजिद मीर उस समय शुरुआत में पाकिस्तान आर्मी का एक रेगुलर ऑफिसर था, ISI का हिस्सा था और टाइम के साथ वो ISI का टॉप एसेट बन चुका था। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में रिपोर्ट, बहुत ही रहस्यमय स्टोरी है इसकी। कई लोग इसके बारे में जानकारी जो है वो नहीं मिल पाती है, तो अलग अलग जगह से ये पूरी रिपोर्ट्स आपके लेकर आए हैं। यहाँ पे अब बताया जाता है कि जो लेट 90s और अर्ली 2000 का समय था, साजिद मीर ने लश्कर तैयबा के जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस थे वो संभालने शुरू किए और इंटरनेशनल ऑपरेशन विंग जो थी इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, उसका एक मेंबर बन जाता है। यहाँ साजिद मीर ने फ़ौरन रिक्रूटमेंट करना शुरू की थी। उसे ये टास्क दिया गया था कि दुनिया भर से उसे जिहादियों को रिक्रूट करना है। उसने जिहादी रिक्रूट किए अफ़गानिस्तान से, बोस्निया से, तजिकिस्तान से और वेस्टर्न कंट्रीज़ से। ये उसका नेटवर्क हुआ करता था। इस तरह का वास्ट नेटवर्क बना के रखा था। अलग अलग जगह के जो मुस्लिम यूथ थे उनको ब्रेन वॉश करता था, यहाँ पे पाकिस्तान ला के उन्हें रिक्रूट कराता था। इस तरह के जो उसके सीक्रेट ऑपरेशंस लेट
अर्ली 2000 से जो शुरू हुए हैं, 1998 और 99 के आसपास के साल ये बताए जाते हैं। तो इस समय पर जो उसके सारे ऑपरेशन शुरू हुए हैं, सीक्रेट ऑपरेशन, इनके सबूत बाकायदा पाकिस्तान के अंदर से ही मिलते हैं। अगर दिसंबर 1998 का जंग न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट आई थी, उसे अगर देखा जाए तो उसमें ये लिखा था, ये साफ तौर पर एक आर्टिकल छापा गया था कि 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जिहादी मरकज़ दावत वल इरशाद MDI की एक कन्वेंशन हुई है, उसको अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए थे। और इन्विटेशन जो था उसमें ये लिखा गया था, एक लाइन थी उसमें कि किसी भी जिहादी फ्रंटलाइन पे जाओ, MDI के मुजाहिदीन तैनात मिलेंगे, तुम सब भी इसमें शामिल हो। तो ये सारी चीज़ें थी। यहीं से इसके पीछे जो बैकग्राउंड में फेस था वो दरअसल असल में था साजिद मीर का। वही सब यहाँ से ऑपरेशंस शुरू कर चुका था इंटरनेशनली लश्कर तैयबा के। खैर, इस समय ये जो टाइम था 1998, महज इसके 3 साल के बाद साल 2001 आता है। और आप सभी जानते हैं 9/11 का जब हमला हुआ, पोस्ट 9/11 ये देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर का जो मुस्लिम यूथ था उसने आना शुरू किया जिहाद के लिए, पाकिस्तान जाता था। और ये सब रिपोर्ट्स में आता है कि इन सारे मिलिटेंट्स को रिसीव करता था साजिद मीर, मुजफ्फराबाद कैंप्स में ले जाता था और वहाँ पे जाके जो ट्रेनिंग थी लश्कर तैयबा के मुजफ्फराबाद कैंप में, वो साजिद मीर के अंडर ही होती थी। एक तरह से देखा जाए तो LET का इंटरनेशनल ऑपरेशन का हेड बन चुका था। साल 2001 और 2002 के बीच में एक और रिक्रूट मिला साजिद मीर को, जिसका नाम था विली ब्रिगेटी। विली ब्रिगेटी दरअसल एक फ्रेंच नेवल कैडेट था। पेरिस की जो कोरेनस मस्जिद है वहाँ से उसके लिंक्स बने थे अल्जीरियन सलाफिस्ट जो ग्रुप है उनके साथ में, और उसके बाद ये साजिद मीर के संपर्क में आया। ये भी जिहादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान पहुँचता है, मुजफ्फराबाद पहुँचता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई साजिद मीर से। साजिद ने इसे ट्रेन किया। इस दौरान मुजाहिदीन जितने भी यहाँ रहते थे, इन सब को इंक्लूडिंग ये जो ब्रिगेटी था इसको भी, इन सबको ये लगता था साजिद को देख के, उसकी सिक्योरिटी को देख के, जो ISI से उसको मिली हुई थी, कि वो ISI का एक बहुत बड़ा टॉप ऑफिसर है, पाकिस्तान आर्मी का एक ऑफिसर हो सकता है। इस तरह से पाकिस्तान उसको रख रहा था, आप ये देखिए। खैर, यहाँ पे जब ये सभी पाकिस्तान पहुँचते थे मुजाहिदीन, इनको ट्रेनिंग इससे मिलती थी। साजिद ने इस दौरान इन लोगों को जब ट्रेन किया तो इसके बाद इन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में फैला दिया। इनको अलग अलग ऑपरेशन दिए गए, मिशंस दिए गए, फैलाया गया। रिक्रूटमेंट लगातार इसका चल रहा था। नवंबर 2001 में 11 अमेरिकन मिलिटेंट जो थे वर्जीनिया से पाकिस्तान आए थे, मुजफ्फराबाद कैंप उनको भेजा गया। वो भी साजिद मीर वही था जो इनका भी हैंडलर बना। इन सबको ट्रेन करने के बाद अफ़गानिस्तान के रास्ते अलग अलग जगह फैलाने की पूरी दुनिया भर में ये एक स्ट्रैटेजी थी साजिद मीर की। लेकिन उस समय पर 2001 में नवंबर में एंड मौके पर उसे ये पता चला कि US आर्मी जो है बॉर्डर्स उसने बंद कर दिए हैं, वहाँ पे तैनात है और ख़तरा हो सकता है। इसके बाद साजिद ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और इन सारे फॉरेन मिलिटेंट्स को ये आदेश दिया था कि अपनी कंट्रीज़ में, अपने देशों में वापस जाओ और वहाँ पे जाके तुम्हें जो ऑपरेशन है उनको स्टार्ट करना है। इन सारी आतंकवादी गतिविधियों की जो खबर थी अगले ही साल 2002 में साजिद मीर की जो खबर थी, असल में ये कहा जाए, ये फाइनली अब US को लग जाती है और वो अब US के रडार पर आता है। और इसकी बहुत बड़ी एक वजह ये रही कि ये जो साल था, 11 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया गया था वर्जीनिया में। FBI ने इन 11 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया था और सामने जब ये रिपोर्ट आई कि इन 11 से जब पूछताछ की गई, तब ये पता चला कि ये सारे के सारे मुजफ्फराबाद कैंप में इनको ट्रेन किया गया है पाकिस्तान के अंदर। और इन सब का जो हैंडलर था, जो इनका ट्रेनर कहें, जो चीफ था, वो साजिद मीर था। साजिद मीर के ही कैंप में इन 11 में से कम 5 से 6 ऐसे मिलिटेंट थे जो उसी के कैंप से उसकी पर्सनल ट्रेन उसके द्वारा किए गए थे। तो यहाँ से अब वो US की रडार पर भी आ गया था। खैर, अगला साल आया। इस बीच ये जिसके बारे में हमने आपको बताया, इसका एक रिक्रूट ब्रिगेटी, तो ब्रिगेटी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब साजिद मीर ने उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका एक सीक्रेट ऑपरेशन होने वाला था, बहुत बड़ा ऑपरेशन, उसके लिए चुना। इसे पाकिस्तान के ही एक और आतंकवादी जो आर्किटेक्ट हुआ करता था पहले, फ़हीम लोधी जिसका नाम था, तो उसके साथ में ब्रिगेटी को सिडनी भेजा अपने एक्सपेंस पर, अपने पैसे पर। साजिद मीर ने क्यों भेजा गया था इन दोनों को? एक बहुत बड़े मिशन पर भेजा गया जिससे ये सर्वेलेंस कर सकें जो टारगेट्स हैं इनके, जो इन्हें बताए गए थे। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर रिएक्टर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा गया था। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ब्रिगेडी में जो इसने साजिद मीर ने देखी हो, इस वजह से उसको भेजा गया यहाँ पे। खैर, एक बहुत बड़ा ये प्लॉट था इनका, जिसलिए ये लोग यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन पर आए थे सिडनी। लेकिन फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी भनक पड़ती है। उन्होंने सिडनी को अलर्ट किया। जो भी इनका ये टेरर प्लॉट था वो यहाँ पे फेल होता है। और इसके बाद जो फ़हीम लोधी था उसको लाइफ सेंटेंस होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ब्रिगेडी जो था उसको 9 साल के लिए फ्रांस की एक जेल में डाल दिया जाता है। साजिद मीर का यहाँ से नाम सारी एजेंसीज़ के सामने था। लगातार हर साल साजिद मीर का नाम कहीं ना कहीं इसी तरह से आता था। तो अब एजेंसीज़ ने भी उसको अपने रडार पर ले लिया था। खैर, यहाँ से जब ब्रिगेडी 9 साल के बाद रिलीज़ हुआ
जेल से, उसके बाद उसने अपनी चौथी वाइफ के साथ में और अपने बच्चे के साथ में आईसिस को ज्वाइन कर लिया। आप देखिए कि जिहादी मानसिकता किस तरह की होती है, ब्रेन वॉश किस तरह से उसको किया गया होगा साजिद मीर के अंडर, कि वो यहाँ से जब जेल से भी निकला, इस एक आतंकवाद की वजह से ही वो जेल गया, जब वहाँ से निकला तो आईसिस को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन अंत वही हुआ जो हर आतंकवादी का होता है, लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान यूएस आर्मी के साथ में आईसिस का उन्होंने कुछ एयर स्ट्राइक्स की थी और यहाँ पे उस लड़ाई के दौरान में ब्रिगेडी की मौत हो जाती है, वो मारा जाता है। ब्रिगेडी की ट्रायल जो थी वहीं पे साजिद मीर का एक बहुत बड़ा जिक्र हुआ था जो उसने अपने कन्फेशंस में बताया था, और यहीं से वो जो फ्रेंच मजिस्ट्रेट थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, तो उन्होंने यहीं से ये कंफर्म किया था कि साजिद मीर जो है ये एक ऐसा टेरर पर्सनालिटी है जो कि सीनियर पाक आर्मी का ऑफिसर रहा है, आईएसआई का एक बहुत बड़ा एसेट है, और क्लियरली एलईटी के पाक आर्मी के साथ यहाँ से लिंक भी जस्टिफाई हुए थे, सामने आए थे पूरी दुनिया भर के। खैर, इस दौरान साजिद जो था, साजिद मीर ग्लोबली रिक्रूट करता रहा, अपना नेटवर्क फैलाता रहा। यूके में आप देखें कि उसके हर जगह लोग मिल जाते थे। लश्कर तैयबा को ग्लोबल ले जाने के पीछे ये शख्स सामने आता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक कहा जाता है। अभी आगे आपको पता चलेगा इसने भारत के साथ में क्या किया है। यूके में उमर कयाम और दिरेन बेरोट नाम के 2 आतंकवादी पकड़े गए, जो कि यहाँ पे बॉम्ब प्लॉट, जो यूके में बॉम्ब प्लॉट किया गया था तो उसको करने वाले 2 आतंकवादी थे। इन दोनों को अरेस्ट किया गया। दोनों ने बताया कि साजिद मीर ने ट्रेन किया है, उसी के ट्रेनिंग कैंप से हैं। 2004 में लश्कर तैयबा के एक और आतंकवादी दानिश अहमद को पकड़ा गया, जो कि कश्मीर में भी काम कर चुका था। उसने इंटरोगेशन में ये भी बताया, और इसको इराक में पकड़ा गया। इसका भी साजिद मीर से लिंक निकला। जब ये सारे के सारे पकड़े जा रहे थे तो इस समय पर देखा ये गया कि साजिद मीर ने अपने जो ऑपरेशंस हैं उनका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया है। अब वो कोवर्ट बिजनेस ऑपरेशन करता था, वो कवर बिजनेसेस बनाता था। उसने काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस बनाए जिससे वो अपनी चालाकी से पूरी दुनिया भर में यहाँ से वहाँ घूम सके, और वो भारत भी आया। आपको बताते हैं किस तरह से। बैंकॉक में उसने रेस्टोरेंट्स बनाए, फेक कवर था ये उसका बिजनेस कवर। बांग्लादेश में टेक्सटाइल कंपनी बनाई। फ्रांस में भी उसने इस तरह की कुछ फर्म्स जो थी उनको स्टार्ट किया था, और मल्टीपल पासपोर्ट उसके पास होते थे। एक क्रिश्चियन नेम से भी पासपोर्ट उसके पास होता था, और इन्हीं पासपोर्ट के ऊपर वो दुबई, कतर, सीरिया सभी जगह विजिट करता रहता था। एजेंसीज के रडार से बचता था। दुबई में एक बार अरेस्ट भी हुआ था, लेकिन लश्कर तैयबा के कनेक्शंस की वजह से उसको वहाँ से छुड़ा दिया गया था। ये सारी बातें सामने आती हैं रिपोर्ट्स में। इस तरह वो लगातार अपने बिजनेस कवर जो थे उनको चलाता रहा, रडार से एजेंसीज के बचता रहा, लेकिन अब उसकी नज़र जो थी वो भारत पर भी पड़ चुकी थी। अब तक एजेंसीज साजिद मीर का नाम जान चुकी थी। उसके कई सारे और भी नाम थे जो हमने इंट्रो में आपको बताए। इस तरह के नाम एजेंसीज के सामने आते थे, लेकिन असल में पूरी दुनिया के सामने ये जो नाम था साजिद मीर, ये तब आया जब इसी का एक बहुत बड़ा जो एक रिक्रूट था वो पकड़ा गया है, और उसके बाद उसने आके दुनिया को इसका नाम बताया। ये रिक्रूट था डेविड कोलमैन हेडली। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। साजिद के टॉप रिक्रूट्स में गिना जाता था पाकिस्तानी डिप्लोमेट एक रहे सैयद सलीम गिलानी, उनके बेटे डेविड कोलमैन हेडली को। अब डेविड कोलमैन हेडली इसका असली नाम नहीं था, इसका असली नाम था दाऊद गिलानी, पाकिस्तान के डिप्लोमेट का लड़का था। साजिद ने 2005 में इसे स्पॉट किया था, हैंडपिक किया, रिक्रूटमेंट किया, और उसके बाद रिक्रूट करने के बाद लश्कर तैयबा के अंदर उसी ने एडवाइस दी थी दाऊद गिलानी को कि अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लो, जिससे कि तुम्हें भारत के अंदर जाने के लिए आसानी रहेगी। वहाँ पे तुम्हें एक टास्क दिया जा रहा है लश्कर तैयबा का, रेकी करनी है, और इस तरह का ये पूरा सिनेरियो तुम्हारा लगेगा कि नॉन मुस्लिम अमेरिकन की तरह तुम वहाँ पे बिहेव करोगे, जाके वहाँ एक एजेंसी बनानी है, उसके लिए तुम्हें पैसा दिया जाएगा। करीबन बताते हैं साजिद मीर ने हेडली को 25,000 यूएस डॉलर दिए थे मुंबई में भारत के अंदर इमिग्रेशन ऑफिस बनाने के लिए, एक इमिग्रेशन ऑफिस सेटअप करने के लिए। दरअसल ये एक पूरा इनका सर्वेलेंस फ्रंट होने वाला था, जहाँ से हेडली ने पूरे मुंबई की रेकी की है। ये वो दौर था जब साल 2005 के आसपास की ये बात बताई जाती है कि साजिद मीर हेडली को तो ट्रेन कर ही रहा था, लेकिन वो खुद भी भारत आया। दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला में भारत पाकिस्तान का एक मैच चल रहा था, साल 2005 गर्मियों की ये बात है। उस समय पर ये क्रिकेट डिप्लोमेसी का दौर था, यूपीए कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और उस समय पर ये जो पूरा दौर चल रहा था, तो साजिद मीर अपने एक ख़ास एसोसिएट के साथ, जो कि रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी का मेजर था अब्दुल रहमान हाशिम, उसके साथ फेक पासपोर्ट पर भारत आया था मैच देखने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था, क्रिकेट देखना सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि यहाँ पे इनका असली मिशन ये था कि दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों की, दोनों महानगरों की भारत के रेकी की जाएगी, और करीबन 2 हफ्ते तक ये लोग यहाँ पे रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट छपी थी उस समय पर कि साजिद मीर भारत में था उस समय 2005 में। उसने यहाँ रेकी की, पूरी नॉलेज ली इन दोनों जगहों की। उसके बाद यही वो नॉलेज थी जो वो लगातार हेडली को बताता था, जितना उसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी मुंबई के बारे में।
ट्रिप के बाद ये भी सामने आता है कि 2005 में जब वो वापस गया यहाँ से, अब क्योंकि कई सारे कैमराज होते हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं उसका चेहरा ना दिख जाए, तो इस डर से उसने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई थी पाकिस्तान जाने के बाद। खैर हेडली के मुताबिक ये बताया जाता है जब हेडली पकड़ा गया तो उसने कहा कि वो जो प्लास्टिक सर्जरी है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था उसके चेहरे पर। 2006 से 8 के बीच में साजिद मीर लश्कर तैयबा के एक्सटर्नल ऑपरेशंस का हेड बन चुका था। उसका मेन फोकस अब भारत के ऊपर था। हेडली ने जितने 9 विजिट किए हैं मुंबई के, सारे ही साजिद मीर के सुपरविजन में होते थे। उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे मीर के द्वारा कि मुंबई जाने के बाद ताज होटल जो है वहाँ पे रुकना, वहाँ पे सेकंड फ्लोर जो है उसका पूरा उसकी रेकी करना, कॉन्फ्रेंस रूम्स की रेकी करना, जो ग्रैंड बॉल रूम है वो देखना है, उसके डिटेल वीडियो चाहिए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है ताज होटल से उसका पूरा रूट रिकॉर्ड करना है तुम्हें, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सारी जगह के, जो टारगेट्स हमें जहाँ पे टारगेट करना है उन जगहों के। इसके अलावा होटल के जो स्केड्यूल हैं उनको कलेक्ट करना है कि कौन कौन लोग यहाँ आ सकते हैं, किस तरह का ये पूरा इनका कामकाज रहता है, कब क्या होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए खुद साजिद मीर ने हेडली को कहा था। 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में 2008 में मुंबई का जो विजिट किया है हेडली ने गेटवे ऑफ इंडिया पे, उसने कई सारी अलग अलग आसपास में लैंडिंग साइट्स देखी जहाँ पे 10 आतंकवादी उतरे थे अरेबियन सी के रास्ते जब ये आए थे मुंबई। तो यहाँ के उसने वीडियोस बनाए और वापस जाके ये सारी चीज़ें वो साजिद मीर को और जो मेजर इकबाल था आईएसआई का, रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी का मेजर, इसको ये सारी चीज़ें ये दिखाता था हेडली। हर एक मीटिंग में साजिद मीर अपने इनपुट्स डालता था। और इसके बाद एक मीटिंग ऐसी थी जहाँ पे साजिद ने एलईटी के कमांडर्स को एक पूरा फॉर्म से बना हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाया था ताज होटल का, जो कि जिसको बाद में ट्रेन करने के लिए इन 10 आतंकवादियों को बताने के लिए कि कैसे कैसे जो लोग यहाँ पे अटैक करने जाएंगे, तो उनको दिखाने के लिए भी ये सब यूज़ में आया था। हेडली के सर्वेलेंस के ऊपर ये सारी चीज़ें बेस्ड थी जो उसने यहाँ पे आके देखा था। इसके अलावा साजिद मीर ने अबू जुंदल के साथ मिलकर ताज होटल का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया। नवंबर 2006 से मुंबई अटैक्स की फुल फ्लेज प्लानिंग जो थी वो ये शुरू कर चुका था और 2008 आते आते बताया यह जाता है 23 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में एक कंट्रोल रूम पूरा सेटअप करा दिया था साजिद मीर ने ही कराची के कैदाबाद के अंदर। इस तरह का एक कंट्रोल रूम था। कैदाबाद वो जगह जो मलिर कैंट और जिन्ना एयरपोर्ट के बीचों बीच एक वीआईपी एरिया, कई सारे पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स भी वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे इसने इस तरह का एक कैंप पूरा अपना बनाया था, एक सीक्रेट ऑफिस, जहाँ पे लश्कर तैयबा के आईएसआई के सारे टॉप ऑफिसर जो थे, जो कमांडर्स हैं, वो सब आके यहाँ पे बैठते थे और पूरी यहीं से इन लोगों ने रैकी की है। 26/11 के हमले को टीवी पर देखा है। अबू जुंदल को यहाँ पे बुलाया गया क्योंकि फ्लुएंट हिंदी और उर्दू बोलता था, तो आतंकवादी जो भेजे गए थे उनसे बात करने के लिए अबू जुंदल को यहाँ पर रखा गया। साजिद मीर भी कई दफ़ा बात करता था क्योंकि उसकी भी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब चीज़ें उसको आती हैं, सारी भाषाएँ आती हैं। दोपहर में यहाँ पे मेजर समीर अली पाकिस्तान आर्मी का वो आया, साजिद मीर उसके साथ आया, सबको चेक किया और उसके बाद में 7 बजे के आसपास ज़कीउर रहमान लकवी पहुँचा। इन सब लोगों ने, अबू अलकामा था इसके साथ में, अबू वसी था, ये तीनों साथ में आए। 8 बजे के आसपास अपना डिनर करने के बाद टीवी ऑन करके ये वो जो कोहराम इन्होंने यहाँ पे मचाया था, एक तरह से एक कायरता की हरकत, निहत्ते जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर हमला कर दिया। मुंबई में 26/11 का हमला किया। तो जिन आतंकवादियों को इन्होंने भेजा था उनकी करतूत देखने के लिए ये लोग अपने टीवी के सामने बैठ चुके थे इस सीक्रेट बेस पर अपने कैदाबाद में। ये सारी चीज़ें सेटअप की थी साजिद मीर ने ही। अच्छा, इसके बाद आपको बताएं कि 26 नवंबर 2008, ये वही दिन आप सभी जानते हैं, 10 लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी मुंबई पहुंचे, वो इसके बाद ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफ़े, सीएसटी, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, सब जगह जो हमले हुए। साजिद मीर वो आतंकवादी था, आतंकवादियों का आका था, जो कि कंट्रोल रूम से बैठकर हर अगले मिनट पर इन आतंकवादियों को एडवाइस देता था, इनको अपने इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अजमल कसाब और इस्माइल खान को इसी ने लगातार इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो बाद में इंटरसेप्ट हुए, कि मारो जितना मार सकते हो, हॉस्टेज बनाओ, मीडिया को दिखाना है हमें। ये सारी चीज़ें इसी की बोली हुई थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भारत की जो कॉल इंटरसेप्ट किए उसमें रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ साजिद मीर की क्लियरली सुनाई दे रही थी, जब वो इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था जो हमने आपको इंट्रो में बताया कि एक महिला जिसको ये लोग मारने वाले थे उसके बारे में कह रहा था कि इसको गेट की तरफ उस तरह से खड़ा करो, सिर में गोली मारो कि गोली दूसरी तरफ निकलनी चाहिए गेट के। ये वो वहाँ का इंस्ट्रक्शन है उस जगह का जहाँ रब्बी गैब्रियल जो ये उनकी प्रेग्नेंट ये वहाँ पे थे और इनकी प्रेग्नेंट वाइफ जो रुबिका थी वो भी वहाँ पे थे। जूइश, ये दोनों जूइश थे और इनको हॉस्टेज बना के रखा हुआ था। नरिमन पॉइंट की शायद ये बात है। इसके अलावा वहाँ पे नॉर्मा नाम की भी एक टूरिस्ट थी, 50 साल की ओल्ड मैक्सिकन टूरिस्ट, जो कि इजराइल जाने वाली थी रहने के लिए। तो ये यहाँ पे बहुत बुरी तरह रो रही थी, इस दौरान उनके घर पे आई हुई थी। यहाँ पे उनको
साजिद मीर ही था जिसने फ़ोन पर बात की, इंग्लिश में उनसे कहा कि सेव योर एनर्जी फॉर गुड डेज, इफ़ दे कॉन्टैक्ट राइट नाउ मे बी यू गोना सेलिब्रेट विद योर फैमिली। ये लाइन इसने इसलिए कही थी क्योंकि इस समय पर एक डिमांड रखी गई थी साजिद मीर के द्वारा कि जो प्रिजनर्स हैं उनको स्वैप किया जाए, उनको छोड़ा जाए, जेल से निकाला जाए। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें थी। लेकिन जब ये प्रिजनर स्वैप जो था वो फेल होता है, उसके बाद में इन सब लोगों को मारने के जो आदेश थे वो भी साजिद मीर ने ही दिए थे पाकिस्तान के क़ैदाबाद कंपाउंड से। रबी कपल जो थे उन दोनों को, प्रेग्नेंट महिला और जो ये थे रबी गैब्रियल, इन दोनों को मार दिया जाता है। मीर ने ये इंश्योर किया था कि कोई भी इजरायली जो है वो ज़िंदा नहीं यहाँ पे बचना चाहिए, हर किसी को उसने यहाँ पे मारा है। दोस्तों आगे आपको बताएं कि कैसे पाकिस्तान ने घोस्ट डिक्लेयर कर दिया था साजिद मीर को, बता दिया था कि हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ एआई के साथ देना चाहते हैं तो यहाँ हमारा कोर्स जो है स्टडी IQ का वो अब आपके लिए मौजूद है। जैन AI कोर्स स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जो प्राइस दिख रहा है उस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट आप पा सकते हैं VJ लाइव कोड लगा के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए, अपना कोर्स परचेस कीजिए, VJ लाइव कोड लगाइए और अपने करियर को एक बड़ी आप ग्रोथ देंगे। यहाँ पे आप AI के फ्री टूल्स, प्रीमियम टूल्स को सीखते हैं। 40 आवर से ज़्यादा क्लासेस मिल जाती हैं। बेस्ट AI एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। ऑटोमेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, सभी कुछ आप सीखेंगे और यकीन मानिए स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर सबके लिए कोर्स बहुत ज़रूरी है। जल्दी ही लीजिए, अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो 26/11 का जब हमला हुआ 170 से ज़्यादा लोग मारे गए, 20 सिक्योरिटी पर्सनल थे, 26 फॉरनर्स भी मौजूद थे, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अजमल कसाब जैसा आतंकवादी को अकेले, उस आतंकवादी को बाकी सबको मार दिया था, अकेले यही था जिसको पकड़ा, जिंदा जो पकड़ा गया। बाद में इसने कन्फेस किया था, पहली बात तो पाकिस्तान का रोल जैसे पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता आता है, और दूसरी चीज़ उसने ये कन्फेस किया था कि साजिद मीर जो था उसके अलग अलग नाम बताए थे उसने, अली भाई, वसी भाई, मूसा भाई, तो ये सब नाम साजिद मीर के ही थे। उसने ये कन्फेस किया था कि वही मेन प्लानर था, प्रोजेक्ट मैनेजर था, चीफ हैंडलर था हम सबका, उसी ने हमें सब कुछ बताया है, सारी चीज़ें सिखाई हैं। और अटैक के बाद ये देखा भी गया कि कम्प्लीटली एजेंसीज जब रडार पर ले चुकी थी इसको, साजिद मीर को, तो ये सामने आया कि कम्प्लीटली अंडरग्राउंड हो चुका था। FBI के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि मीर ने इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी कराई। पहले जो उसका एक फेस था जो कि स्किन पे डिकलरेशन था, उसके लेफ्ट साइड में एक स्कार था, स्कार का मार्क था, उसकी राइट साइड जो राइट आई थी उस पर भी एक मार्क था। सर्जरी के बाद ये सब कुछ गायब हो चुका था। हाइट उसकी जो थी करीबन 5 फुट 5 इंच बताई जाती है। फ्लुएंट उर्दू बोलता है, अरबिक बोलता है, इंग्लिश, हिंदी बोलता है, और नाम तो हमने आपको बताया, साजिद मजीद, इब्राहिम शाह, वसी भाई, खलीक, अली भाई, मूसा भाई और साजिद मीर, मोहम्मद वसीम, इस तरह के, अंकल बिल, इस तरह के नाम जो हैं दर्जनों वो उसके यूज़ करता है, अपने अलग अलग तरह के उसके पास पासपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें साजिद मीर से जुड़ी हुई हैं। खैर इसके बाद 2008 और 2009 में साजिद मीर ने हेडली के साथ एक बार फिर से एक और बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जो था उसको प्लान किया था, एक अटैक बहुत बड़ा। ये अटैक होने वाला था डेनमार्क में, और डेनमार्क के एक न्यूज़पेपर के ऊपर, मिकी माउस प्रोजेक्ट इन लोगों ने इसको नाम दिया था। डेनमार्क का एक ज़ाइलैंड पोस्टन न्यूज़पेपर है, तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक आपत्तिजनक तस्वीर बनाई थी अपने न्यूज़पेपर में, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे उस पर अटैक करने वाले थे, उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, इस न्यूज़पेपर के। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो इसमें हेडली का जो फ्रेंड था, जो दोस्त था उसका, तहब्बुर राणा, जिसको हाल ही में भारत लाया गया है प्रत्यर्पण करके, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व था। ये जो अटैक था ये फाइनली फेल होता है। साजिद मीर का भी इसमें नाम आउट हुआ, लेकिन हेडली जो था वो यहाँ पे 2009 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि 26/11 के हमले के अगले ही साल हेडली को गिरफ्तार कर लिया था US ने। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन देखा अब ये गया कि साजिद मीर का केस जो है 26/11 के बाद प्रॉपर क्रैकडाउन जो है वो इसके ऊपर शुरू हुआ। 2010 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भारत की रिक्वेस्ट पर इशू किया। 2011 अप्रैल में, अगले ही साल, US ने वारंट इशू किया। उसके अगले साल अगस्त 2012 में स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का टैग उसको दिया गया, डिक्लेयर किया गया। FBI का मोस्ट वांटेड एक आतंकवादी बना, उसकी लिस्ट में आया। $5 मिलियन का उसके सिर पर इनाम रखा गया। चार्जेस उस पर कई सारे लगे हुए हैं, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, मटेरियल सपोर्ट का चार्ज है, US सिटीज़न को किल करने का अब्रॉड में ये चार्ज लगाया हुआ है, बॉम्बिंग पब्लिक प्लेसेस, इस तरह के सीवियर जो संगीन अपराध है, एक तरह से आतंक फैलाने का जो सारे चार्जेस हैं वो सभी इस पे लगे हुए हैं। भारत ने इसके बाद 2019 में दूसरा रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो भी इशू कराया इसके खिलाफ। 2020 में UAPA टेररिस्ट इसको घोषित किया गया, NIA ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला। एक्स्ट्राडिशन की लगातार भारत मांग करता है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान हमेशा क्या कहता है कि साजिद मीर तो घोस्ट है, वो हमारे यहाँ है ही नहीं, ये तो एक ऐसा फिगर है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसने 2011 से
साजिद मीर को जो 12 के आसपास तक 13 के आसपास तक पाकिस्तान ने घोस्ट डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पता नहीं भारत किसकी बात कर रहा है। लेकिन सडनली अचानक से 2016-17 में पाकिस्तान ने उसे डेड डिक्लेयर किया। अगर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो मरेगा कैसे? तो पाकिस्तान ने यहाँ से खबरें निकली कि पाकिस्तान डेड डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि इस समय आप ये देखिए कि अब ये साजिद मीर की जो एक बात है, जो उसका केस है, उसके बारे में जानकारी है, वो सिर्फ भारत नहीं चाह रहा था, पूरी दुनिया के अलग अलग देश थे जहाँ पे उसने अटैक किए थे, जहाँ पे आतंकवादी भेजे थे, तो अब वो सब पाकिस्तान से इसका जवाब मांग रहे थे। तो यहाँ पाकिस्तान ने अब ये कहना शुरू किया कि नहीं, वो तो मर चुका है, यानी पहले एग्जिस्ट करता था, अब मर चुका है। दुनिया ये जानती थी कि एजेंसीज़ ने ये पाया भी, FBI ने भी ये पाया, लंदन की एजेंसीज़ ने भी ये पाया कि जो ओलंपिक्स होने वाले थे लंदन में, वहाँ पे भी 2012 में इसने एक और टेरर प्लॉट करके रखा था, उस दौरान जब पाकिस्तान कह रहा था कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो मर चुका है। तो एक और बहुत बड़ा आतंकी हमला वो लंदन ओलंपिक्स में करने वाला था। तो खैर यहाँ से ये सब चीज़ें चलती हैं। FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया था, 2018 से ही ग्रे लिस्ट में था उसकी। इसके बाद जब ये ग्रे लिस्ट से हटने की जब बारी आ रही थी तो 2021 की बात बताई जाती है, जब एक पॉइंट पर आके कि तभी हटाएंगे जब साजिद मीर के बारे में बताओगे। तो FATF की ग्रे लिस्ट से हटने के लिए पाकिस्तान ने 2021 में जब मीर के ऊपर आके बात अटक गई कि ये तुम्हारे यहाँ है या नहीं, इसके बारे में बताओ, तब जाके जून 2022 में अचानक से ये देखा गया कि पाकिस्तान के गुजरावाला से अरेस्ट होता है साजिद मीर का। साजिद मीर को फाइनली यहाँ से पाकिस्तान ने खुद अपने यहाँ से अरेस्ट किया। लाहौर की एक कोर्ट में उसकी पूरी सुनवाई चली। 15 साल, 15.5 साल की करीबन की टेरर फाइनेंसिंग की इनके यहाँ की। आप अगर ये जो सारे आतंकवादियों को जो ये सज़ा देते हैं बाद में, उनके ऊपर जो फ़ाइन लगाते हैं, तो उसको देखकर हंसी आती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाटक है पाकिस्तान का जो ये करते हैं। बाद में फिर उन लोगों को हाउस अरेस्ट में या कहीं पे उनके आलीशान जगहों पर रख देते हैं, ये बताते हुए कि हमने उसे अरेस्ट कर रखा है। सेम यहाँ पे इस केस में हुआ। लाहौर की कोर्ट में 15.5 साल की उसको सज़ा हुई। किस चीज़ में? टेरर फाइनेंसिंग के केस में। जबकि जितने भी उसने आतंक फैलाया दुनिया भर में, अलग अलग जगह अटैक किए, भारत में 26/11 का हमला किया, 26/11 हमले का उस पूरी चार्जशीट में जिक्र ही कहीं पे नहीं था। सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग के केस में उसके ऊपर फ़ाइन लगाया गया, 15.5 साल की जेल, पाकिस्तान की करेंसी में 4,20,000 रुपये का उस पर फ़ाइन लगा। कोर्ट लखपत उसको जेल भेजा। लेकिन ये सब कुछ नाटक था, क्योंकि 26/11 के हमले के चार्जेस उस पर लगाए नहीं थे पाकिस्तान ने। और इसके बाद जब साजिद मीर को प्रकट किया पाकिस्तान ने दुनिया के सामने, तो अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से उसको हटा दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन US ने और भारत ने, दोनों ने ही सितंबर 2022 में UN 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी में प्रपोजल डाला कि ब्लैकलिस्ट किया जाए इसे, साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट किया जाए, इस जैसे जितने आतंकवादी, और एक लिस्ट दी गई थी, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। पाकिस्तान को खासकर ब्लैकलिस्ट किया जाए इसलिए क्योंकि ये इन सबको पनाह देता है। तो यहाँ पे चाइना ने इस पर होल्ड कर दिया था। 3 महीने करीबन का जो होल्ड था वो चाइना की तरफ से रहा। इस पर भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने UN में जाके वो ऑडियो प्ले किए हैं जो 26/11 के हमले में ये आदेश दे रहा था, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था उन आतंकवादियों को कैसे किसको मारना है। तो यहाँ पे चाइना का जो डबल स्टैंडर्ड था वो भी, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने। और ये सब देखने के बाद में मई 2025 की बात बताई जाती है, जब चाइना ने 5 जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको ब्लॉक किया है, ब्लैकलिस्ट किया है, इंक्लूडिंग साजिद मीर। अब आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नवंबर 2025, तब आप देखिए कि साजिद मीर के जो एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स हैं उनके बारे में आज भी एक मिस्ट्री है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि मई 2022 में एक जो खबर आई थी कि साजिद मीर को जेल में कोट लखपत जेल है, वहाँ पे पॉइज़न दिया गया है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और अचानक से पूरी पाकिस्तान की मशीनरी हिल गई थी। तो बताया ये जा रहा है कि ये सब भी एक फेक फर्जी खबर थी पाकिस्तान की तरफ से, ये दिखाने के लिए कि साजिद मीर मर चुका है, एक बार फिर से इस तरह की चीज़ दिखाने के लिए। बताया ये जाता है कि दिसंबर 2023 के ये जो 22 के ये जो पॉइजनिंग का पूरा केस हुआ, इसके बाद अभी भी वो जेल में है, वहीं से अपने ISI के प्रोटेक्शन में रह रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे सीक्रेट जानता है पाकिस्तान के। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि बाकी और आतंकवादियों की तरह हाफिज़ सईद, मसूद अज़हर की तरह फ्रीली पाकिस्तान में घूम रहा है, एक नई आइडेंटिटी के साथ, एक नई प्लास्टिक सर्जरी के साथ में, फ़र्जी दस्तावेज़ों के साथ में। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो ये कहती हैं, दुनिया भर की, सिर्फ भारत की नहीं, कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दो और एक तरफ साजिद मीर को रख दो, तो ये उन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इस तरह का मानना है एजेंसीज़ का साजिद मीर के ऊपर। और विडंबना ये है कि एक आदमी जिसने हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मारा रिलीजियस मिशन के नाम के ऊपर, लेकिन 17 साल के बाद भी
आज भी वो जो इंसाफ है वो अधूरा है। आज भी उन लोगों को जो उसकी वजह से मारे गए, उनके परिजनों को, परिवारों को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। भारत लगातार डिमांड करता है उसकी एक्स्ट्राडिशन की, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी जो डुप्लीकेसी है वो जारी रखता है और यही पाकिस्तान की फितरत है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड साजिद मीर के ऊपर आपको हमने बताया किस तरह से वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड साजिद मीर, क्या इसका पूरा आतंकवादी इतिहास रहा है और कैसे, कहाँ आजकल ये है, किस तरह से रहता है। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। आपकी जो भी राय है वो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो बहुत ज़रूरी है जानना। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।